मुंबई इंडिया, रात का वक्त। रिदम ने मिरांश को बेड पर बैठाया और उसे देखकर बोली, तुम्हें फ्रेश होना है या फिर कुछ खाना खाना हो तो भी बता दो। वैसे तुम कुछ ज्यादा हैवी नहीं खा सकते, अभी मेडिसिन चल रही है तो फिर हल्का फुल्का ही। मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस जस्ट रिलैक्स। रिदम उसे देखते हुए बोली, कैसे रिलैक्स हो जाऊं, तुम्हें देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, तो मत देखो प्रिंसेस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिदम जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, इतना इजी होता तो फिर बात ही क्या थी। तुम ये सब छोड़ो, मैं थोड़ी देर में आती ही। बोलकर वो तुरंत वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही मिरांश आराम से बेड पर लेटा और उसने अपना फोन उठा लिया। मिरांश ने किसी को कॉल किया और फिर कॉल पिक होती वो बोला, कैसे कंडीशन है उसकी। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मिस्टर रघुवंशी थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है। मिस्टर रमन रघुवंशी की उनके रिकवर होने के चांसेस है। वो चाहे तो ठीक हो सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा पर वो नॉर्मल हो जाएंगे। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, डॉक्टर तनेजा दो व्हाटएवर यू वांट। जितना टाइम लेना है लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर याद रहे कि रमन पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए। डॉक्टर तनेजा मुस्कुराते हुए बोले, हो जाएगा मिस्टर रघुवंशी, आपका भाई नॉर्मल हो सकता है, हम जैसा हो सकते हैं। डॉक्टर की बात सुन मिरांश ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। तभी रिदम वॉशरूम से बाहर आकर बोली, तुम किसी से बात कर रहे थे क्या। मिरांश उसे देखकर बोला, तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था प्रिंसेस, और खुद से ही बातें कर रहा था, तुम्हारे बारे में ही कर रहा था, जानना चाहोगी क्या बातें कर रहा था। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके बताओ क्या बातें कर रहे थे तुम। बोलते हुए वो उसके पास बैठ गई। मिरांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आई वाज थिंकिंग प्रिंसेस कि कल का दिन बहुत खास है और कल के दिन तुम पूरे दिन मेरे साथ रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, इस कमरे से भी बाहर नहीं जाओगी, और फिर उसके बाद तुम और मैं, मतलब। रिदम बीच में बोली, कुछ वैसा बोलने वाले हो तुम जो मैं सुनना नहीं चाहती। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, आई डोंट नो प्रिंसेस कि तुम क्या नहीं सुनना चाहती। रिदम उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बेशर्मी वाली बातें जो तुम करने वाले थे और कल। इतना बोलते रुक गई और उसे अचानक एक बात याद आई। रिदम अपने सर पर हाथ रख कर बोली, कल हमारी 3 मंथ एनिवर्सरी है, मेरे दिमाग से निकल गया, आई एम वेरी सॉरी मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इट्स ओके प्रिंसेस, तुम्हें सही टाइम पर याद आ गया, वरना मैं अपने तरीके से याद दिला देता हूँ। रिदम आई रोल करते हुए बोली, तुम्हारी हालत नहीं है कुछ करने की, फिलहाल तुम्हें खुद आराम की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, तुम ऐसे अच्छी नहीं लग रहे। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, तो फिर वादा करो प्रिंसेस, फिर से तुम वो नहीं करोगी जो तुमने किया। ना तो खुद मुझे छोड़कर जाओगे, ना मुझे ये बोलोगे कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, वरना इस बात से एक्सीडेंट हुआ कहीं पता चल मैं मर गया। रिदम बीच में चिल्लाकर बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम मीर, ऐसे नहीं बोलते, ये गलत बातें, ठीक है तुम अपनी जुबान पर फिर से मरने वाली बात नहीं करोगे, तुम्हें पता मेरी हालत क्या होगी तुम्हारे बारे में सुनकर, अगर तुम्हें सच में कुछ होता तो थैंक गॉड कि नहीं हुआ, लेकिन तुम ऐसी बकवास नहीं करोगे वरना। रिदम अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले मिरांश ने उसे कमर से पकड़कर अपनी सीने से लगा लिया। रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने मिरांश पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। इस वक्त वो मिरांश की धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। उसका सर मिरांश के दिल वाली जगह पर था। मिरांश चुपचाप उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। तभी मिरांश धीरे से बोला, ऑलराइट प्रिंसेस, अब तुम फिर से परेशान नहीं होने वाली, क्योंकि तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आई मीन मुझे कुछ नहीं होगा। रिदम कुछ पल रुककर बोली, ओके मुझे तुम्हें कुछ बताना था, वो ना भाभी प्रेग्नेंट है। बोलकर वो मिरांश से अलग हुई और उसके एक्सप्रेशन को देखने लगी जो कि बहुत नॉर्मल था, कैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, अच्छा मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन बोल देना। रिदम कंफ्यूजन से बोली, तुम खुद बोलो ना, मैं क्यों बोलूं, तुम्हारी बहन है। और मिरांश बीच में बोला, पर अगर मेरे साले साहब को पता चला तो वो भड़कते हुए मेरे सर पर पटाखे फोड़ने आएंगे, जो मुझे नहीं चाहिए प्रिंसेस, मुझे शांति पसंद है। रिदम धीरे से बोली, लगता तो नहीं है। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली कुछ केसेस में नहीं पसंद। ये सुनते ही रिदम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो एक नज़र मिरांश को देखकर तुरंत दूसरे तरफ देखने लगी। उसकी इस हरकत पर मिरांश की स्माइल और गहरी हो गई थी। अगला दिन मिरांश इस वक्त अपनी एक कोहनी का आराम से बेड पर लेटा हुआ था और वो रिदम के चेहरे को देख रहा था। रिदम उसका हाथ पकड़े आराम से सो रही थी। इस वक्त सुबह के 7 बजे बज रहे थे।
मिरांश को अच्छे से पता था कि ये रिदम के उठने का टाइम नहीं था, तो वो उसे उठाने वाला भी नहीं, वो बस ऐसे ही उसे देख रहा था, एक दिन की कमी पूरी कर रहा था। मिरांश धीरे से बोला, जो तुम किसी और की होने वाली थी, मैंने किस्मत से तुम्हें छीन लिया। उस इंसान से छीन लिया जो तुम्हें अपना बनाने वाला था। आज तुम मेरी हो और इस तरीके से मेरी होगी। आज तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, दिल से, दिमाग से, शरीर से, हर तरीके से। बोलकर उसने एक बार रिदम की हथेली पर किस किया और फिर उसका हाथ छोड़कर बेड से उठ गया। मिरांश ड्रेसिंग टेबल के सामने गया। उसने खुद को देखा, उसके चेहरे पर कोई चोट नहीं आई थी, बस सर पर हल्की स्पीचॉन थी, बाकी चोट बॉडी पर थी। वो खुद से बोला, अच्छा है कि मेरी शक्ल नहीं बिगड़ी, वरना प्रॉब्लम हो जाती। ये बोलकर उसने एक नज़र रिदम को देखा और वॉशरूम चला गया। वॉशरूम के गेट के बंद होने की आवाज़ में नींद में ही करवट बदली और फिर वो आराम से सो गई। थोड़ी देर बाद मिरांश वॉशरूम से बाहर आया। उसने रिदम को देखा जो अभी भी सो रही थी। मिरांश एकदम से रिदम के पास गया। इस वक्त उसके बाल गीले थे, जिस वजह से उसकी बालों से टपकता पानी सीधे रिदम के चेहरे पर गिर रहा था। रिदम ने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। मिरांश के बालों से तो अभी भी अपनी उसके चेहरे के ऊपर ही गिर रहा था। रिदम ने अपना हाथ उठाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके इस हरकत पर मिरांश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो अभी भी इस पोजीशन में था। इस बार उसके बालों से टपकता पानी रिदम के गाल से होते हुए नीचे जाने लगा। इरिटेशन में रिदम ने अपना चेहरा साफ किया और अपनी आंखें खोली। रिदम की नींद भरी नजरें सीधे मिरांश की तरफ से, जो कि उसके चेहरे पर झुका हुआ था। इस वक्त बालकनी से आए हल्की हल्की धूप मिरांश के चेहरे पर पड़ रही थी। मिरांश को ऐसे देखते हुए रिदम की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो चुपचाप मिरांश को देख रही थी। मिरांश के बालों से अभी पानी टपक रहा था जो रिदम के चेहरे को भीगा रहा था। मिरांश मुस्कुराते हुए बोला, आई नो प्रिंसेस की इस वक्त मैं सनलाइट में तुम्हें बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, बट कितनी देर देखने का इरादा है? अपना फोन उठाकर एक फोटो ले लो, अच्छा लगेगा। रिदम एकदम से होश में आकर बोली, तुम मुझे ऐसे भीगा क्यों रहे हो? बोलकर उसने अपना चेहरा साफ किया और उठकर बैठ गई। मिरांश हल्का सा पीछे हटकर बोला, क्योंकि मुझे तुम्हें उठाना था, और हैप्पी 3 मंथ्स एनिवर्सरी प्रिंसेस। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी 3 मंथ्स एनिवर्सरी मिर। बोलते हुए वो घुटनों के बल खड़ी हो गई। मिरांश ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। 3 महीने पहले तक तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पसंद नहीं थी और अब मेरे प्रिंसेस बदल गई। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, तुमने बदल दिया, और कैसे बदला वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगी। बोलकर वो तुरंत बेड से उतरी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। तभी मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच। रिदम ने अपना एक हाथ मिरांश के सीने पर रखा और उसकी आंखों में देखने लगी। मिरांश ने रिदम के बिखरे हुए बालों को एक तरफ किया और फिर सर झुकाकर उसने एकदम से रिदम की होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। रिदम की आंखें बंद हो गई। वो खुद धीरे धीरे मिरांश का साथ देने लगी थी, पिछली सारी बातों को भुलाते हुए। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सामने मिरांश नजर आ रहा था। इसके अलावा वो कुछ और सोने को तैयार नहीं किया। फिर उसके दिमाग में ये चीज़ क्रिएट की गई थी कि अब वो कुछ और सोच नहीं सकती थी। किस करते हुए मिरांश ने रिदम को वही दीवार से लगा दिया। उसके दोनों हाथ रिदम के गालों पर थे, उनके होंठ आपस में हरकतें कर रहे थे, साथ ही उनकी सांसें आपस में घुल रही थी। थोड़ी देर बाद मिरांश ने उसके होठों को छोड़ा और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, आई लव यू प्रिंसेस। रिदम की आंखें अभी भी बंद थी। उसने मिरांश को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ी अपने चेहरे पर मिरांश की नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद एकदम ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र मिरांश की नज़रों से जा मिली, जो अभी भी उसे देख रहा था। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, छोड़ोगे मुझे? तुमने मुझे सुबह सुबह किस कर लिया? मैंने ब्रश भी नहीं किया था, स्मेल आती है। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, आई डोंट केयर। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, ओके यू डोंट केयर, पर अब जाने दो मुझे। अब ये मत बोलना कि तुम मेरे साथ कुछ वॉशरूम जाओगे और वापस। मिरांश बीच में बोला, अच्छा आइडिया है प्रिंसेस। बोलकर उसने अगले ही पल रिदम को अपनी गोद में उठा लिया। रिदम चिल्ला कर बोली, नहीं मेरे ऐसे नहीं करते, बैड मैनर, तुम ये नहीं करोगे, तुम ऑलरेडी फ्रेश हो चुके हो। मिरांश वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन में 2 बार नहाना गलत नहीं है प्रिंसेस। बोलकर उसने शरारती नज़रों से रिदम को देखा और वॉशरूम के अंदर चला गया। उसकी बात सुन रिदम कुछ बोल नहीं पाई। करीब 1 घंटे बाद रिदम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो अपने गर्दन और कॉलर बोन देख रही थी, जो कि ऑलमोस्ट लव बाइट से भरी हुई थी। तभी मिरांश उसे पीछे से कंधे पर किस करके बोला, प्रिंसेस अगर छुपाना है तो छुपाओ, वरना दिखाओ। रिदम उसे घूरते हुए बोली, दिखाओ और फिर मेरी हिम्मत ना हो कि मैं बेडरूम से बाहर निकल सकूं। मिरांश उसे अपनी तरफ घुमा कर बोला,
तुम्हें आज बेडरूम से बाहर निकलना भी नहीं है। रिदम कुछ बोलने को हुई कि तभी उसे मिरांश की कल रात की बात याद आई जब उसने कहा था कि वो चाहता है कि आज वो मैं बेडरूम से बाहर भी ना जाए। मिरांश रिदम का हाथ पकड़कर बोला, आज हम दोनों पूरे दिन बेडरूम में रहेंगे और कई सारी चीज करेंगे और मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, ओके? जिसके बाद उद्धरण चिन्ह। रिदम बीच में बोली, तुम मुझे सरप्राइज दोगे, लेकिन मुझे तुम्हारे सरप्राइज को लेकर डाउट होता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बोलते हुए मिरांश को देख रही थी। मिरांश मुस्कुराते हुए बोला, अब वो तो तुम्हें टाइम आने पर पता चल जाएगा प्रिंसेस। रिदम कुछ कहने को हुई कि तभी मिरांश का फोन बजा। उसने एक बार अपना फोन चेक किया और बालकनी में चला गया। वहीं दूसरी तरफ चिराग इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। बाहर मीडिया भीड़ लगाकर खड़ी थी और सामने इंस्पेक्टर बिना किसी एक्सप्रेशन की चिराग को देख रहा था। तभी एक वकील अंदर आकर बोला, इंस्पेक्टर बेल के पेपर चाहिए था ना तुम्हें ये लोग, और छोड़ो मिस्टर आहूजा को। इंस्पेक्टर एक नंबर पेपर्स को देखकर बोला, आप जा सकते मिस्टर आहूजा, पर याद रखिएगा कि कैसे खत्म नहीं हुआ है, तहकीकात चल रही है। अगर मिस्टर मिरांश रघुवंशी के इस एक्सीडेंट या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर में कोई भी पक्का सबूत मिला तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। चिराग अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला, ओके इंस्पेक्टर, बोलकर तुरंत वहां से निकल गया। बाहर जाते ही सारे मीडिया वालों ने उसे गिरना शुरू कर दिया। सबके सब ने उसे पर सवालों की बारिश कर दी थी। एक मीडिया वाला अचानक से बोला, मिस्टर आहूजा, सब जानते हैं कि आपकी मिस्टर रघुवंशी के साथ एक पुरानी कंट्रोवर्सी हुई है। क्या आपने अपनी जलन के चलते ये सब कुछ किया? ये सुनते चिराग में एकदम से उसे मीडिया वाले के ऊपर हाथ उठा दिया, जिस वजह से मीडिया वाला वही जमीन पर गिर गया। चिराग चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों घुटनों पर कोहनियां टिकाकर सर झुकाया हुआ था और वहीं सामने सुरेश गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। चिराग अचानक से बोला, मिस्टर सुरेश भाटिया, कैन यू प्लीज स्टॉप इट? मेरे सर पर ऐसे घूमना बंद करो, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है, मत परेशान करो मुझे। सुरेश एकदम से रुककर बोला, मैं तुम्हें परेशान न करूं चिराग आहूजा। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने कितने लोगों के सामने एक मीडिया वाले पर हाथ उठाया है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगेंगे अब? चिराग गुस्से में बोला, सो वॉट? वो मीडिया वाला कुछ भी बकवास कर रहा था, मार दिया गुस्से में तो क्या करूं? सुरेश भी गुस्से में चिल्लाकर बोला, लेकिन नहीं मारना था। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, क्लासिक म्यूजिक के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है, तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा। चिराग एकदम से खड़ा होकर बोला, तो अब समझ में आ रहा है, सुरेश भाटिया को अपनी फिक्र हो रही है। सुरेश उसे देखकर बोला, तो तुम क्या चाहते हो मिस्टर चिराग आहूजा, मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? अपने बारे में ना सोचूं? ऑफ कोर्स मुझे अपनी फिक्र होगी। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही चिराग ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। सुरेश फिर से कुछ बोल पाता उससे पहले ही चिराग ने एकदम से उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। सुरेश 2 कदम लड़खड़ा गया। कुछ पल की शांति के बाद वो एकदम से चिल्लाकर बोला, सिक्योरिटी। उसके इतना कहते ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ गए। सुरेश चिराग को घूरते हुए बोला, इस पागल आदमी को निकालो यहां से। करियर डूबने वाला है बेचारे का, इसलिए संभाल नहीं पा रहा कि करना क्या है इसे। चिराग चिल्लाकर बोला, खबरदार अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया। सुरेश भाटिया, याद रखो कि मेरा नाम क्या है, चिराग आहूजा। अपने दिमाग में बैठा लो, बर्बाद करने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही है, न ही तो पुलिस स्टेशन पहली बार गया हूं मैं। वापस सब कुछ नॉर्मल होगा और तब तुझे मैं तेरी औकात दिखाऊंगा। बोलकर तुरंत वहां से चला गया। सुरेश ने एक बार अपने गाल पर हाथ रखा और फिर धीरे से बोला, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम चिराग आहूजा। तुम्हें नहीं पता कि तुम फंस चुके हो। बोलते हुए सुरेश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इधर अपार्टमेंट में रिदम बेड पर बैठी हुई थी और वो सामने सोफे पर बैठे मिरांश को देख रही थी, जिसका सारा ध्यान इस वक्त अपने फोन पर था। उसे एक कॉल आया था और वो तब से ही कॉल अटेंड करने में लगा हुआ था, मतलब पिछले 1 घंटे से, और अब रिदम का मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका था। रिदम खुद से बोली, मुझे बोल रहा था कि आज का पूरा दिन दोनों साथ में रहेंगे, तुम बेडरूम से बाहर नहीं जाओगी, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये खुद तो फोन पर लगा हुआ है। मेरा फोन ले लिया, बाहर नहीं जाने दिया, 1 मिनट मैं क्यों झेलूं? बोलते हुए उसके नजरें एक बार फिर से मिरांश की तरफ चली गई। वहीं मिरांश ऑन कॉल बोला, बिल्कुल नहीं गौतम, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से स्टडी करना है। बैक टू बैक में ऐसे ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना कॉन्ट्रैक्ट के क्लोज कितने अजीब होते हैं। अगर कहीं से भी कुछ ऐसा निकला जो मेरी आबादी पर अटैक करेगा तो फिर मुझे उसे दूर होना पड़ेगा, और
वो अभी बोल ही रहा था कि तभी रिदम सीधे आकर उसके लैप पर बैठ गई। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, व्हाट हैपन मीर भाई, आप चुप क्यों हो गए? मिरांश एकदम से होश में आकर बोला, नथिंग। वो सामने एक बिल्ली दिख गई। रिदम मन में बोली, रियली, मैं बिल्ली हूँ? गौतम कुछ पल रुक कर बोला, पर भाई आपके अपार्टमेंट के आसपास कोई बिल्ली नहीं हो सकती, मुझे पता है कि आपको बिल्लियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, टॉपिक पर आओ गौतम। वही रिदम से अब नहीं रहा गया, उसने एकदम से झूला कर मिरांश के कान पर अपने होंठ टिका दिए और वो धीरे धीरे अपने होंठ नीचे ले जाने लगी। उसकी इस हरकत पर मिरांश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसे पता था कि रिदम क्या करने की कोशिश कर रही थी और अब वो ये चीज़ खुद एंजॉय करने लगा। मिरांश आराम से सोफे पर पीछे अपना सर टिका कर बोला, तो गौतम कहाँ पर था मैं? चिराग आहूजा पर ध्यान रखना, उसके साथ साथ रही बात इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक बार कॉन्टैक्ट मुझे देना, आज नहीं लेकिन कल सुबह में वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से स्टडी करके आऊँगा। तुम्हारी स्टडी भी रहेगी लेकिन मुझे खुद भी करनी पड़ेगी। और इतना बोलता वो रुक गया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि रिदम की उंगलियां उसके सीने पर पेटर्न्स बनाते हुए नीचे बढ़ रही थी। उसके होंठ अभी भी उसके कान के पास हरकत कर रहे थे। गौतम कंफ्यूजन से बोला, भाई आप अपनी बात बोलते बोलते बीच में रुक क्यों जा रहे हो? तभी मिरांश ने एक गहरी सांस लिया और उसने कसकर रिदम की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। गौतम अचानक से बोला, भाई सीरियसली ऐसी हरकतें करते हुए आप मेरे साथ कॉल कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? मिरांश धीरे से बोला, जस्ट शट अप। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी रिदम एकदम से पीछे हटकर बोली, फाइनली तुमने कॉल कट कर दिया? और अब वो अभी बोल रही थी कि तभी मिरांश ने उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचा और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सारी चीज़ इतनी जल्दी हुई कि रिदम कुछ समझ ही नहीं पाई थी। वो चुपचाप बैठी हुई मिरांश का साथ दे रही थी। वही मिरांश का एक हाथ उसकी पीठ पर चल रहा था, दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर था। थोड़ी देर बाद रिदम ने हल्का सा पीछे हटने की कोशिश की, तब जाकर मिरांश ने उसे छोड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रिदम की सांस फूलने लगी थी। मिरांश से दूर होते ही रिदम गहरी सांस लेने लगी। तभी मिरांश उसके गाल को सहलाते हुए बोला, सीरियसली प्रिंसेस, मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रिंसेस इतनी नॉटी हो सकती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी अटेंशन के लिए। रिदम उसका हाथ हटाकर बोली, तो तुम क्या चाहते हो मैं अपने साथ नाइंसाफी बर्दाश्त करूं? मैं नहीं करूंगी। तुमने मेरा फ़ोन ले लिया लेकिन तुम अपना फ़ोन चला रहे हो, तुम कॉल पर लगे हुए हो। पिछले 1 घंटे से लगातार कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें किए जा रहे हो और मैं क्या कर रही हूँ? चुपचाप बैठी तुम्हें देख रही हूँ क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा है मेरे पास। मिरांश बीच में बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, जस्ट रिलैक्स। बोलते हुए रिदम को उसने अपने सीने से लगाया और चुपचाप उसकी पीठ से हिलाने लगा। रिदम अभी भी गहरी सांस ले रही थी। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोली, अब हम क्या करेंगे? पहले तो तुम अपना फ़ोन बंद करो, तुम्हारा फ़ोन फिर से बजेगा। उसकी बात सुन मिरांश हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तो पहले तुम वो देखोगी। उसकी बात सुन रिदम जल्दी से खड़ी हो गई। मिरांश भी खड़ा हुआ और वो रिदम का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम के एक कोने की तरफ लेकर चला गया। रिदम कभी कंफ्यूजन से सामने दीवार की तरफ देखती तो कभी मिरांश को। तभी मिरांश ने वहीं पास में रखे टेबल को हल्का सा मूव किया और वो दीवार जो अब तक दीवार लग रही थी वो गेट बनकर खुल गई। ये देखते रिदम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, हमारे बेडरूम में एक सीक्रेट जगह? मितांश उसका हाथ पकड़कर बोला, एग्जैक्टली, बहुत सीक्रेट है। बोलकर वो रिदम को अंदर लेकर गया। अंदर जाते ही रिदम चारों तरफ देखने लगी। वो बाहर के बेडरूम से बिल्कुल अलग ही जगह लग रही थी। यहाँ पर कई सारी चीज़ ब्लैक कलर की थी, साथ भी एक गिटार रखा था, कई डायरीज रखी हुई थी और वही एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी के नीचे एक गड्ढा बना हुआ था जहाँ पर बैठने की जगह थी और आसपास कहीं बुक पड़ी हुई थी। रिदम अचानक से बोली, मेरी जगह तुम्हारी पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा सूट करती है। बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी। मिरांश वही दीवार से टिकर बोला, तभी तो ये जगह बनाई है प्रिंसेस। दुनिया को दिखाने के लिए मिरांश रघुवंशी कुछ और है, लेकिन असली मिरांश जो है उसकी दुनिया तो कुछ ऐसी है ना, किताबों से गिरी हुई, कागज़ों पर बिखरी हुई, कुछ लाइनों में, डायरीज में और एक लाइब्रेरी में। वेरी सिंपल। रिदम उसे देखकर बोली, ये सिंपल भी है लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है। किताबों में वो हर चीज़ मिलती है जो दुनिया में तुम्हें देखने को भी नहीं मिलती। कागज़ों पर वो हर लाइन लिखी जा सकती है जो हम बोल नहीं सकते। तो फ़र्क तो है, और ये सिंपल नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत खास है क्योंकि तुम बहुत खास हो।
रिदम सीधे लाइब्रेरी के पास गई, उसने सारी बुक्स को टच करना शुरू कर दिया। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, मीर ये सब। बोलते हुए वो जैसे ही मुड़ी उसकी आवाज़ आगे निकल ही नहीं पाई। मिरांश उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। रिदम कन्फ्यूजन से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम मीर? ये सब। मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस तुम्हें पता है मैंने जब से तुम्हें देखा था तब से ये सोचा था कि तुम्हें अपना बनाना है। तुम मुझे तब भी अच्छी लगती थी जब मुझे किसी चीज़ का मतलब नहीं पता था, जब मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को दर्द देकर के खुश रहता था। जिसे लोग कहते थे कि आवारा था, कहते तो आज भी है। बोलते हुए उसने रिदम का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रिदम चुपचाप खड़ी मिरांश को देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो करने की कोशिश क्या कर रहा था, वो चाहता क्या था। मिरांश फिर से बोल, प्रिंसेस तुम्हें मेरे बचपन का अंदाजा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी चीज़ का अंदाजा लगे, लेकिन मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आई लव यू। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन जब साहित्य ने मुझे तुम्हारी फोटो भेजी थी ना, उसके बाद मेरे अंदर की आग जो कहीं दफन हो चुकी थी वो एकदम से बढ़ गई। मुझे याद आ गया कि मेरी जिंदगी का मकसद अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना था ही, लेकिन रघुवंशी पैलेस से निकलने के बाद मेरे दिल में सिर्फ एक ख्याल रहता था, तुम्हें अपने पास लाने का, और मैं इस जगह में वो भूल गया था। लेकिन फिर सब याद आया, मैंने कुछ चीज़ ऐसी की जो गलत किया। लेकिन इतना बोलता वो रुक गया। वहीं रिदम के दिमाग में फिर से वो फुटेज वापस से चलने लगी। मिरांश रिदम के हाथ पर अपना फोरहेड टिकाते हुए बोला, पर मैं अकेला हूं ना प्रिंसेस। नहीं पता मुझे क्या सही है क्या गलत है। जो अच्छा लगता है वो अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं मिला है मुझे जहाँ लोग कहते हैं कि रॉयल खानदान के बच्चों का बचपन कितना अच्छा होता है। मेरा बचपन सिर्फ अंधेरों से बिखरा रहा है, कुछ नहीं था, तुम मेरे अंधेरों की रोशनी थी, तो मैंने कर दी गलती। पर अब मैं नहीं खोना चाहता तुम्हें, सच में नहीं खोना चाहता प्रिंसेस। बोलते हुए मिरांश की आवाज़ इतनी टूटी हुई थी, वो इतना बिखरा हुआ साउंड कर रहा था कि रिदम और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। रिदम खुद मिरांश के सामने घुटनों के बल बैठी और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मेरी तरफ देखो। ये सुनते ही मिरांश ने एकदम से रिदम के चेहरे की तरफ देखा। रिदम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, ओके? एक मौका दे रही हूं तुम्हें, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे क्या क्या हुआ है क्या नहीं है, बट आई विश कि तुम मुझे कभी बताओ, और आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोलकर वो एकदम से मिरांश के गले लग गई। मिरांश ने रिदम की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए एक गहरी सांसें ली और अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम मुस्कुराते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां चल रही थी। कुछ ही पल में मिरांश ने अपनी आंखें खोली और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मिरांश के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बदले हुए थे। जो अभी वो रिदम के सामने था वो उसे बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था कि रिदम के सामने वो कुछ और था, लेकिन अभी जो वो दिख रहा था वो कुछ और था। मिरांश मन में बोला, इमोशनल मैनिपुलेशन ऑलवेज वर्क। अब अपना वादा मत तोड़ना प्रिंसेस, क्योंकि अगर वो टूटा तो फिर मैं तुम्हें। तभी रिदम उससे अलग होकर बोली, ओके अब तुम ऐसे इमोशनल होना बंद करो, क्योंकि आज हमारी 3 मंथ एनिवर्सरी है, तो उसे पर ध्यान दो। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरा ध्यान तो इस पर ही है प्रिंसेस, और मेरा ध्यान इस चीज़ पर है कि हम दोनों यहाँ पर रहेंगे और तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें देखूंगा। बोलकर वो वही गद्दे पर आराम से बैठ गया और उसने रिदम को अपने पास खींच लिया। रिदम सीधे मिरांश के ऊपर जा गिरी। रिदम उसे देखकर बोली, मेंटल मीर। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और उसने वहीं पर रखी हुई एक बुक उठा ली। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी पैलेस में साहित्य इस वक्त अपने स्टडी रूम में था और वो अपने सामने रखी हुई एक चीज़ को देख रहा था। वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक रोज था जो कि उसने अनामिका के लिए लिया था, और वो कोई ऐसा वैसा रोज नहीं था, वो वाइट रोज था जो कि नॉर्मली अवेलेबल भी नहीं होता था। साहित्य खुद से बोला, कम ऑन साहित्य, रघुवंशी इतना कांटेक्ट है, मेरी खुद की वाइफ 3 मंथ एनिवर्सरी है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, मुझे बस विश तो करना है, मैं कर सकता हूँ। बोलकर उसने वो रोज उठाया और तुरंत स्टडी रूम से निकल गया। बेडरूम के अंदर जाते ही साहित्य के कदम रखेगा और उसकी नज़र अनामिका की तरफ चली गई, जो कि बेड पर बैठी थी और अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। अनामिका एकदम से साहित्य को देखकर बोली, क्या हुआ तुम अभी यहाँ पर? मुझे लगा तुम मीटिंग में हो और तुमने अपना हाथ पीछे क्यों किए हुए है? साहित्य कुछ पल रुककर बोल, बस ऐसे ही। ये सुनते ही अनामिका अजीब नज़रों से देखने लगी। क्या करेगा अब साहित्य? जानने के लिए पढ़ते रहिए।